Welcome to another video lecture on the topic of cell separation techniques. Basically हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है फेडरल बुक बायोलॉजी से, यानी नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सेल एंड डिफरेंट सेल टेक्निक्स। सेल बायोलॉजी का ये चैप्टर है जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है सेल सेपरेशन टेक्निक्स के हवाले से। बट बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू दे देती हूँ और चैप्टर का भी ओवरव्यू प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। बट बिफोर इट, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ बायोकिड्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग लेक्चर्स ऑन बायोलॉजी टॉपिक्स। सबसे पहले जो हमारी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि फ़र्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, उसके कंटेंट्स की तरफ अगर हम देखें तो बुक के 3 सेक्शन आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से पहला है सेल बायोलॉजी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के नाम से, जिसमें सबसे पहले हम सेल टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है, जो कि आपने इंट्रो पेज पर देखा। और उसके बाद हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन करेंगे। फिर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स का चैप्टर। फिर एंजाइम्स और फिर बायो एनर्जेटिक्स, जिनमें आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिस्कशन करनी है अबाउट, अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो आप जो है इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को, दैट इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले आप ए सेलुलर लाइफ यानी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में यानी प्रोटोजोन्स फंजाई को पढ़ेंगे। फिर आप डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, यानी प्लांट की एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे ग्रासेस से और हायर प्लांट्स जो हैं ये डेवलपमेंट हुई इन सब की। फिर एनिमल्स में जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो पढ़ेंगे, यानी इट वॉज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो आपने इसके अंदर हर तरह के ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग फ्रॉम वायरस अप टू हाईएस्ट एनिमल्स, हम ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, कि उनकी आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। फिर सेक्शन 3 में आप लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट्स की लाइफ और इनके न्यूट्रिशन, इनकी वर्किंग और इनकी लैंड अडेप्टेशन, टेम्परेचर अडेप्टेशंस को डिस्कस करते हैं। फिर ह्यूमन डाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आप जो है ना सारा ही डिटेल आप पढ़ते हैं, स्टमक और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, डिजीज़ और वे ऑफ फूड किस तरह से जो है वो डाइजेस्ट होता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन करता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आपने सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ना है, दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट। एंड लास्ट में आपने इम्यूनिटी पढ़नी है। ठीक है, दिस वाज एन ओवरव्यू अबाउट द कंटेंट एंड द चैप्टर लिस्ट ऑफ दिस बुक यू हैव टू डिस्कस एंड यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट द सेशन ऑफ फर्स्ट ईयर। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेल बायोलॉजी सेक्शन 1, जिसमें हमने पढ़ना था सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में सबसे पहले सेल टेक्निक्स को, यानी सेल बायोलॉजी के टेक्निक्स को। जहाँ तक सेल की बात है तो वर्ड सेल क्या चीज़ होता है, सेल को डिफ़ाइन किया जाता है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी एक थेरी फॉर्मुलेट की गई थी जिसको सेल थेरी का नाम दिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दैट सेल थेरी इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, इट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। फंडामेंटल का मतलब होता है द वेरी बेसिक, यानी बहुत ज़रूरी, बहुत ही बुनियादी, जिसको आप कहते हैं ना, वो फंडामेंटल होता है। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1, सेल इज़ द फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिविंग थिंग, यानी सेल एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर हो, चाहे उसको कोई भी बॉडी फंक्शन, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट है। ऑब्वियसली कि सेल होगा तो फिर उससे टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ होंगे तो उससे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ख़ास फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर, मोर देन 1 होगा तो उसको आप मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल मिलती है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर आपको प्लांट्स, एनिमल्स की एग्जांपल मिलती है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं दैट सेल अराइज फ्रॉम द
ऑलरेडी प्रेजेंट सेल थ्रू सेल डिवीजन, यानी सेल जो है ना अराइज होता है ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से कि एक सेल है, अब ये माइटोसिस करेगा, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा या अपनी कॉलोनी को अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगा। इसी तरह हम ह्यूमंस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें मियोसिस होगी तो उससे बनेंगे गैमीट्स, एग और स्पर्म्स बनते हैं, फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट फिर आगे डिवाइड करता है, तो वो नंबर ऑफ आप कहते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन सेल एक ही रहता है जिसको आप नाम क्या देते हैं एम्ब्रियो का, और फिर उससे एक नई लाइफ डेवलप होती है। सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सेल क्या चीज़ है, सेल थ्योरी क्या थी, और उसके 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए हैं। सेल थ्योरी का जो ये जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने अभी तक जो है ना 2 एमसीक्यूज़ पढ़े हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी चीज़ क्या थी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, ठीक है, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। लेक्चर के एंड पे मैं आपको इनसे रिलेटेड जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक इन टॉपिक से आ चुके हैं, पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बता दूंगी। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। सबसे पहली टेक्निक जो यूज़ होती है वो सेल फ्रैक्शनेशन होती है। फ्रैक्शनेशन के क्या मतलब होता है? फ्रैक्शिनेट का मतलब है टू डिवाइड इनटू पार्ट्स इनटू कंपार्टमेंट, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के आप एक मिक्सर बना देते हैं, उसको हम फ्रैक्शनेशन कहते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन मीन्स टू ब्रेक द सेलुलर कंपार्टमेंट्स इनटू वेरियस पार्ट्स इज़ नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन, यानी आप एक मिक्सचर बना लेते हैं उसका, जिसको आप सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर जो है वो फिर फर्दर इंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन बेसिकली हम कहते हैं कि 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, कि इसमें आप डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करते हैं उनके साइज़, उनकी डेंसिटी की बेस पर, ठीक है, साइज़ और डेंसिटी की बेस पर उनकी सेपरेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज़ के लिए सेलुलर कंपार्टमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको आसानी होती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली सेपरेट हुआ पड़ा होता है। सेल फ्रैक्शनेशन के 2 स्टेप हैं, पहला है होमोजेनाइजेशन और फिर है सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ। होमोजेनाइजेशन का ये मतलब होता है कि लेट्स से आपके पास ये सेल ट्यूब है, ठीक है, और आपके पास ये टिश्यू था, टिश्यू में से आपने छोटा सा हिस्सा कट किया। अब ये जो आपने उसका छोटा सा पार्ट कट किया है, आप चाहते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसमें से हर एक सेल अलग हो जाए और उसका एक एक ऑर्गेनेली आप अलग करके स्टडी करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि इस कंपोनेंट को जो आपने सेपरेट किया है आप इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब में। इसके अंदर आप बफर भी ऐड कर देते हैं, इसके अंदर आप आयनिक सोल्यूशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और सारा मटेरियल वगैरह ऐड करके इसको हाई स्पीड पर आप जो है ना सेंट्रीफ्यूज, इसको हाई स्पीड पर आप स्पन करवाते हैं, यानी आप इसको ब्लेंड करते हैं। जब आप एक ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे तो ऑब्वियसली कि ये जितने भी पार्ट्स हैं टूट फूट कर आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में जो है ना मिल जाएगा। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी को आप फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं हाई स्पीड पर, ताकि हर एक कंपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सेपरेट हो जाए और आप आसानी से उसको प्योरीफाई करके और उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन यही है कि आपने इस टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पर स्पिन करवाया है, यानी आपने जो मटेरियल सेपरेट करवाया, लेट्स से कि आपके पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारा मटेरियल है, अब आप इसको हाई स्पीड पर जब स्पिन करवाएंगे, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, तो वो 2 तरह से हो सकती है, डेंसिटी ग्रेडियंट या डिफरेंशियल, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट ये होती है कि आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और डेंसिटी सेपरेट करते हैं, तो उसको आप डेंसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। डिफरेंशियल ये होती है कि बाकायदा इसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, अब इसी की डिटेल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होमोजेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मैस ऑफ अ सेल। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने वहाँ से एक जो सेल या ग्रुप ऑफ सेल या एक सेक्शन सेपरेट किया हुआ था टिश्यू में से, वो सेक्शन आप यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड किस तरह से करना है कि आपने इसके अंदर एक ख़ास पीएच एडजस्ट करनी है, बफर सॉल्यूशन ऐड करना है, आयनिक जो है ना को एंजाइम्स और को फैक्टर्स वगैरह ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट के लीव लिया, उसका कुछ पार्ट आपने कट करके डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसमें पैक्टिनेज एंजाइम डालेंगे ताकि मिडल लैमेला डाइजेस्ट हो जाए, और फिर उसको ब्लेंड करेंगे। जब ब्लेंड करेंगे तो एट द एंड आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है ना इस तरह से मिल जाएगा। इस मिक्सचर की इसको अब आप नाम देते हैं सेल होमोजीनेट का। सेल होमोजीनेट जो है बेसिकली इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स इन अ बफर सोल्यूशन एट स्पेसिफिक पीएच विद अ परफेक्ट आयनिक कंसंट्रेशन। अगेन मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि सेल होमोजीनेट क्या होता है। सेल होमोजीनेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स
present in a buffer solution at perfect ionic pH and at perfect pH and ionic combination. सो इसकी जो है सेल होमोजिनेट की अब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, यानी आपने इसको हाई स्पीड पर स्पिन करवाना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का तो मतलब ये होता है कि साइज़ और डेंसिटी की बेस पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज़ों को करवाना, यानी हाई स्पीड पर जब वो स्पिन करेंगे, जब वो मूवमेंट करेगा तो हर चीज़ टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने साइज़ और डेंसिटी की वजह से सेपरेट हो जाएगी। दो तरह से ये प्रोसेस किया जा सकता है, डेंसिटी ग्रेडियंट और डिफरेंशियल। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि जब डिफरेंट चीज़ें सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। फॉर एग्जांपल आपने जो है ये एक मिक्सचर लिया, ठीक है, और आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करानी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने हाई स्पीड पर इसको स्पन करवाया है तो अब डेंसिटी की बेस पर आपको जो है ना इस तरह से ठीक है, इस तरह से लेयर्स मिलेंगी। अब ये डेंसिटी और साइज़ की बेस पर है। ऑब्वियसली सबसे बॉटम पर तो हैवी साइज़ का होगा, फिर उससे हल्का, फिर टॉप पर आपको बिल्कुल ही लाइट साइज़ का मिलेगा। इसको हम नाम देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी आपको ये जो लेयर्स नज़र आती हैं ये डेंसिटी की बेस पर होती हैं। सबसे नीचे हैवी मॉलिक्यूल होता है और उससे ऊपर थोड़ा लाइट, फिर उससे ऊपर थोड़ा लाइट, और बिल्कुल टॉप पर आपको सबसे हल्का और लाइट मीडियम नज़र आता है। दूसरी होती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये साइज़ और शेप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। डेंसिटी से नाम से ज़ाहिर था कि वो डेंसिटी की बेस पर थी। डिफरेंशियल का मतलब है जिसमें साइज़ और शेप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो इसमें भी आप क्या करते हैं कि जब आप इस तरह से जो है हम कहते हैं कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और आपने इसको हाई स्पीड पर स्पिन करवाया है। पहले तो ये क्या था कि ये सेल होमोजिनेट था, ये इस तरह का एक मिक्सचर था, आपको होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा था। लेकिन जब आपने इसकी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई है तो आपको दो तरह की चीज़ें मिल रही हैं। जो ऊपर टॉप में लाइट मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये येलो वाला, ठीक है, तो इसको हम सुपर नेंटन कहते हैं, जिसमें स्मॉल साइज़ के और लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो पैलेट नज़र आ रहा है, यानी ये ग्रीन कलर का पैलेट नज़र आ रहा है जिसमें लार्ज और हैवी पार्टिकल्स होते हैं। यानी आपने ये टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है, उसके अंदर जब ये वाली सिचुएशन थी, जब आपने इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन कराई तो ये चीज़ आ गई। यानी आपके पास नीचे की तरफ जो है ना ये पैलेट बन गया जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है जो हैवी हैं, ठीक है, और लार्ज जो है ना साइज़ और डिफरेंट शेप्स की हैवी मॉलिक्यूल है, जिसको आपने नाम दिया है पैलेट का आप कहते हैं बेसिक पर्पस या बेसिक मीनिंग इसका ये होता है, असल मकसद इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ का नीचे बैठ जाना, ठीक है, यानी ज़र्रे नीचे बैठ जाते हैं। और ऊपर ये जो सारा आपको मटेरियल नज़र आता है, ये सारा मटेरियल होता है, इसको हम नाम देते हैं सुपर नेंटन का। ये जो सुपर नेंटन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है। और आपने ये बात याद रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई भी ना सेल ले लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस की समझ आए। अब सेल ले लिया है, लेट्स से कि आप इसकी जो है ना डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सेल की जब होमोजेनाइजेशन कराई है तो आपके पास इस तरह से एक जो है ना पैलेट्स की लेयर बनी है। पहली लेयर बनी है, ठीक है जी, दूसरी लेयर बनी है, फिर तीसरी लेयर बनी है, फिर चौथी लेयर बनी है। और सबसे नीचे मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। उससे ऊपर आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और जो है गोल्जी अपरेटस मिलते हैं। और बिल्कुल सुपरनेंटन वाली यानी बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर आपको मिलते हैं जी राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारा था जी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी नीचे यहाँ पर आपको क्या मिला, न्यूक्लियस, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस मिलता है, और बिल्कुल ऊपर क्योंकि सबसे हल्के होते हैं राइबोसोम सबसे छोटे भी होते हैं तो ये आपको मिलते हैं। फिर हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस के ऊपर जिसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कह रहे हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हमने इस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर लिया और उसको जब स्पिन करवाया हमारे पास ये सिचुएशन आई। नीचे पैलेट में जितना भी स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो डेब्रिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो उसका ग्लाइकोकैलिक्स था वो टूट फूट के नीचे आ गया। फिर उसके बाद आपके पास ये सुपरनेंटन मौजूद है। अब इस सुपरनेंटन के अंदर एक मिक्सचर मौजूद है सारे ऑर्गेनेलिज का, लेकिन कोई सेपरेट नहीं हुआ, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। लेट्स से कि इस सुपरनेंटन को जो है मैं सेपरेट कर लेती हूँ, सारा सुपरनेंटन उठा के एक माइक्रो पाइपेट की मदद से मैं इस सारे सुपरनेंटन को यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है जी। अब इस सारे सुपरनेंटन को मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक अलग पैलेट के अंदर। अगेन इसको जो है ना मैं
अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं ताकि आपको आसानी समझ आए कि ये चीज़ जो है इसको अगर मैं अगेन हाई स्पीड पर इस वाले टेस्ट ट्यूब को स्पिन करवाती हूँ तो ये जो टेस्ट ट्यूब है अगेन मुझे यही सिचुएशन देगी, यानी हैवी पार्टिकल हमेशा नीचे की तरफ बैठ जाएगा और सुपरनेंटेन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब लेट्स से कि आप राइबोसोम्स जो है ना, लेट्स से कि आप राइबोसोम को सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको 3 to 4 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपके पास सबसे लाइट मटेरियल जो है राइबोसोम आएगा। क्योंकि हर स्टेप पर हैवी पार्टिकल नीचे पैलेट में बैठते चले जाएंगे तो आप सुपरनेंटेन को सेपरेट करके 4th से 5th स्टेप में राइबोसोम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। बट लेट्स से कि आप कहते हैं कि मैंने तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करना था, सो 3rd स्टेप में ही ये यहाँ पे 2nd नंबर पर बना है तो 2nd स्टेप में यानी इसी के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि डेंसिटी ग्रेडियंट और जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसमें क्या फ़र्क है। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, और ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप जो है ना एंजाइम्स को सेपरेट करते हैं, आप डिफरेंट सेल्स को सेपरेट करते हैं मिक्सचर से, तो फिर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि हर सेल की एक ख़ास डेंसिटी होती है। तो मैं आपको डिफरेंस बता रही थी कि लेट से हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है और इसके कंपैरिजन में हमारे पास डिफरेंशियल जो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट होती है मैंने आपको कहा है कि ये होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये किया जाता है सोल्यूशन से, हम कहते हैं ये सोल्यूशन से, आप यूँ कह सकते हैं सोल्यूशन सेल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और तीसरा काम ये होता है कि ये सेल्स को जो है ना ये सेपरेट करती है, ये बात आपने याद रखनी है, सेल कंपोनेंट्स वगैरह को सेपरेट करती है। और अगर आप बात करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की, और सबसे ख़ास बात की ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट है ऑब्वियसली कि ये डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी, ये बात आपने याद रखनी है। इसके कंपैरिजन में जो आपके पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है वो आप कब करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप है, ठीक है। नंबर 2 कि ये की जाती है सेल ऑर्गेनेलिस के लिए, कि एक सेल के ऑर्गेनेलिस को जब आपने सेपरेट करना फिर आप डिफरेंशियल करते हैं, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जब आप सोल्यूशन की बात करती हैं तो इस सोल्यूशन के अंदर जो है ना हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा जो हम इसमें कहते हैं कि आप आइस कोल्ड सोल्यूशन रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसमें आप आइसोटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन को मेंटेन करते हैं। नंबर 3 इसके अंदर आप बफर सोल्यूशन को भी मेंटेन रखते हैं। यानी ये आपको डिफरेंसेस जो है ना बहुत ज़रूरी हैं याद रखने, तभी आपको ये टेक्निक्स भी अच्छे से याद होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक चीज़ दिखाई गई है कि अगर आप बात करते हैं ना राइबोसोम्स की, अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि चाहे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हो जिसमें हमने अभी बात की है कि वो हम ऑर्गेनेलिस के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो अपने साइज़ और शेप की बेस पे मूव कर रहे थे और तभी वो सुपरनेंटेन या नीचे पैलेट की अंदर आ रहे थे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनेली अगर वहाँ पर मौजूद है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत रखता है, लेट्स से कि वो जब आपने डाला तो वो सिंगल सिंगल मौजूद था, अलग अलग यूनिट्स उसके मौजूद थे, और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन अगर वो एक आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज हो गया है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये हैवी पार्टिकल हो जाएगा या ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, ठीक है। उल्टा इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो आप कहते हैं कि डेंसिटी वगैरह है वो और कम हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स मौजूद हैं इन केस ऑफ राइबोसोम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ राइबोसोम आप कहते हैं कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो होता है 30S का, ठीक है, इसका एक अलग यूनिट है। और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो होता है 50 का। और अगर आपने इसकी स्पिनिंग करवाई है तो अब देखें 50 और 30 को कंबाइन करें तो जाहिर सी बात है 80 बनता है ऑब्वियसली। लेकिन जब राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स कंबाइन करता है तो ये बात हम सब जानते
हैं कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जब कंबाइन करते हैं तो ये कंप्लीट होता है 70S पर। अब दरमियान के 10 यूनिट किधर गए? दरमियान के 10 यूनिट बेसिकली होता ये है कि 10 यूनिट इसके थे और 10 यूनिट इसके थे, तो ये जो एरिया है ये एरिया कॉमन बन जाता है और यहाँ पर टोटल यूनिट 20 पड़े हैं, लेकिन क्योंकि एक यूनिट ने दूसरे यूनिट के साथ बॉन्ड बना लिया है तो वो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बन चुका है, जिस वजह से हम यहाँ पर इन 10 यूनिट्स को इन 20 यूनिट्स को 10 ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये पहले वाले का यूनिट नंबर 1 है और ये दूसरे वाले का यूनिट नंबर 1 है, लेकिन इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बन चुका है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है तो आप इसको एक ही कंसिडर करेंगे। ऑल दो कि यहाँ पर एक यूनिट ये है और ये दो, कि यूनिट दो पड़े हैं लेकिन आप काउंट उसको एक कर रहे हैं, इसी वजह से ये 80 होना चाहिए था लेकिन ये 70 हो जाता है, क्योंकि सेंटर के जो यूनिट्स हैं वो कॉमन हो जाते हैं और उनको आप 10 ही काउंट करते हैं। यही चीज़ आपको इस पैराग्राफ के अंदर, इस येलो बॉक्स के अंदर बताई गई है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम ये कहते हैं कि जो बिगर पार्टिकल्स होती हैं वो सेडिमेंट जल्दी हो जाते हैं, यानी बॉटम पर जल्दी बैठ जाते हैं, उनका हाई सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी होता है, लेकिन और इनकी ख़ास सेडिमेंटेशन वैल्यू होती है, लेकिन इनकी वैल्यू आप एडिशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है ये सिर्फ मैस और साइज़ पर डिपेंड करता है। दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनका कोई हैवी साइज़ हो जाएगा या एरिया बढ़ जाएगा, बल्कि उनका एरिया कॉमन कंसिडर किया जाता है, तो सरफेस एरिया लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप इसको काउंट कर रहे थे 30 और इसको आपने काउंट किया था 50, लेकिन कंबाइन जब आप करते हैं तो आप इसको कह रहे हैं कि ये 70 है। मतलब ये कि ये जो दरमियान का एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया कॉमन कंसिडर हो गया है, सो लॉस ऑफ सरफेस एरिया की वजह से आपने इस चीज़ को 70 कंसिडर किया है। यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि राइबोसोम्स के केस में ऑल दो की इंडिविजुअल यूनिट्स तो अलग हैं कि 30 और 50 की रेशियो होती है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये 70 इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि जो एरिया कॉमन है, जो बॉन्ड बना रहा होता है, वो एरिया इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करके, और यहाँ पर टोटल आप 10 ही इसको काउंट करते हैं। रीज़न इज़ दैट किसके पहले यूनिट ने इसके पहले यूनिट के साथ बॉन्ड बना लेना होता है, दूसरा दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, तीसरा तीसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, सो ऑन। तो यहाँ पर 20 यूनिट्स होते हैं बाकायदा, 10 ऊपर और 10 नीचे, क्योंकि बॉन्ड की वजह से वो जुड़ चुके हैं तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने हैं? 10। इस वजह से ये एरिया कॉमन हो जाता है और आप इसको 10 ही कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि 30 प्लस 50 इज़ इक्वल टू 70 होता है, और ये रीज़न है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड टॉपिक पे। ये 2 से आपने ये याद रखना है कि ये सेकंड टॉपिक है, ठीक है। 1 ये बुक के अंदर जो 1.1 है इसका मतलब है कि ये अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है जो उसकी दूसरी हेडिंग है, जैसे ये 1.3 और 4, तो ये तीसरी हेडिंग हो गई, ठीक है, ये 4th हेडिंग हो गई, इसी तरह ये 5th हेडिंग हो गई। तो ये अच्छा, खैर हम आ रहे थे डिफरेंशियल स्टेनिंग के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि बायोलॉजिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो सारे ट्रांसपेरेंट हैं, यानी सेल के जो ऑर्गेनेलिज हैं लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो आप चैप्टर 4 9th में पढ़ते हैं सेल के नाम से, तो ये सारे वही ऑर्गेनेलिज हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब इनको आप अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक दूसरे से, या आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसी खास चीज़ को, यानी आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या आप साइटोप्लाज्म देखना चाहते हैं, या आप हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली आपको डाइज अप्लाई करने पड़ते हैं। सो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक की आप डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, the type of cell technique in which different dyes are used to stain the particular component of a cell in order to observe it under microscope is known as staining techniques, ठीक है। सो इसमें एक दो तरह की स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, एक को हम सिंगल स्टेनिंग कहते हैं और एक को हम डबल या डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। सो द टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक इन विच ओनली वन स्टेन इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट of a cell in order to observe it under microscope is known as single staining। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर आप बोरिक्स कार्मीन को यूज़ करते हैं जो कि न्यूक्लियस को जो है वो पर्पल कर देता है, तो आप आसानी से जो है ना इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये सिंगल स्टेनिंग है क्योंकि आपने एक ही स्टेन इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि व्हेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज डबल और डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाई करने के लिए 2 डिफरेंट आप डाई यूज़ करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेमेटोज़ाइलॉन को यूज़ करती हैं, ठीक है, जो कि और या फिर कोई और चीज़ आप यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पे अगर आपने न्यूक्लियस भी स्टेन करना है साइटोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस के लिए आपने हेमेटोज़ाइलॉन को यूज़ कर दिया। तो हेमेटोज़ाइलॉन जो होता है ये न्यूक्लियस को पर्पल से ब्लूइश पर्पल शेड में करता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्लूइश पर्पल जो आपको छोटे-छोटे डॉट्स और सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है बेसिकली, ठीक है। और जो एओसिन होता है, एओसिन जो है ना साइटोप्लाज्म को पिंक कर देता है। तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक इमेज है। इस इमेज के अंदर पिंक एरिया सारा जो शॉकिंग विंग आपको नज़र आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको पर्पल चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये पर्पल जो है वो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। सो इसको हम नाम देते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी आप इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं कि पर्पल कौन सा है और पिंक कौन सा है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है माइक्रो डाइसेक्शन। देखें, डाइसेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। माइक्रो डाइसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब आप माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब ये है कि जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्शन करते हैं, यानी आप बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज या ग्रेन्यूल्स या ट्यूमर्स की डाइसेक्शन कर रहे होते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर्स की जब आप डाइसेक्शन करेंगे यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, माइक्रो डाइसेक्शन का। ये ट्यूमर्स वगैरह के लिए की जाती है डाइसेक्शन, या स्किन या टिश्यू या हार्ट के कुछ खास नर्व सेल्स को एक एक सेल को सेपरेट करने के लिए। इसमें बेसिकली होता ये है कि लेट्स से कि एक बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ट्यूमर बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि ट्यूमर वाले सेल सेपरेट हो जाएं ताकि उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर उस एरिया पर जो है उसके ऊपर स्क्रीन उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगाया जाता है, लाइट फॉल कराई जाती है और वो चीज़ आपको सामने माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। फिर आप डायसेक्शन नीडल की मदद से उस एरिया को आसानी से डायसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो माइक्रोस्कोपिक नीडल जो है वो उस मकसद के लिए यूज़ की जा रही होती है। और वो जो आपने जो है ना साथ में टीवी स्क्रीन लगाया होता है, उससे वो चीज़ आपको बहुत बड़ी होकर नज़र आ रही होती है। तो बहुत आसानी से आप उस नीडल को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी वो कंप्यूटर के थ्रू आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं और वो आसानी से उस चीज़ को डायसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सामने मिरर पर स्क्रीन पर आप उसको देख रहे होते हो, काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है। तो इस मदद से जो है ना आसानी से माइक्रो डाइसेक्शन की जा सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी टिश्यू या सेल को ग्रो करते हैं केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अंडर स्टेराइल कंडीशन, तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक का। अब केमिकली डिफाइंड मीडियम का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि ये एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सोल्यूशन डाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि इसके अंदर मैंने जो है 1 मोल NaCl, या लेट्स से कि मैं कहती हूँ 20% मैंने NaCl डाला है, ठीक है। इस पे मैं कहती हूँ कि मैंने 80% जो है वो वाटर का ऐड किया है और 20% मैंने इसके अंदर NaCl ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या है, टोटल जो है 100 ml का सोल्यूशन बन जाएगा। और मैं ये कहती हूँ कि इस सोल्यूशन की pH मैंने जो है वो 4 से 5 के बीच मेंटेन की हुई है और इसका टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है बफ़र के तौर पे मैंने KCl को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम है, मतलब मुझे पता है कि मेरे मीडियम के अंदर कितना वाटर है, कितना NaCl है, बफर के तौर पे कितना KCl है, कितनी pH है, क्या टेम्परेचर है, या अगर मैं कोई न्यूट्रिएंट ऐड करती हूँ इसमें तो वो कितनी क्वांटिटी में होगा। इसको हम नाम देते हैं केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम का, ठीक है। सो आप इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं, अ न्यूट्रिएंट मीडियम, आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ न्यूट्रिएंट मीडियम about which all the important components, its pH, its temperature, its organic components, water content, as well as its complete ingredients are known as well as their quantity। तो उसको हम नाम क्या देंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम का। ये ज़्यादा आसान, आप इसको थोड़ा सिंपल करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, a nutrient medium whose water quantity as well as pH, temperature and all the organic components and inorganic ions added in the medium are known, that medium is known as chemically defined nutrient medium। यानी जिसकी आपको वाटर का कंटेंट, टेम्परेचर, pH, ठीक है, और उसके फिजिकल एज वेल एज केमिकल कंपोनेंट्स और उनकी क्वांटिटी भी पता हो, तो उसको हम केमिकली डिफाइंड मीडियम कहते हैं। स्टेराइल कंडीशंस का मतलब है कि हवा बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए, इसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया या नेचुरल चीज़ें आप नहीं रख सकते। नेचुरल नहीं रखना, आपने स्टेराइल रखना है ताकि
एक जो है ना आइडियल सिचुएशन मेंटेन हो सके ताकि टिश्यू ग्रो कर सके। तो ये आप एनिमल्स के लिए भी करा सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी करा सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप प्लांट को जो है ना टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो उसके लिए तो आप बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं, प्लांट क्लोनिंग भी करते हैं, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल जो प्लांट कॉपीज़ होती है जिसको आप क्लोन्स कहते हैं। बट बेसिकली ये जो टिश्यू कल्चर की टर्म है ना, ये जैसे ही आपके माइंड में आती है तो आपको दूसरा ख्याल ये भी आता है कि ये शायद प्लांट्स के हवाले से बात हो रही है। एनिमल टिश्यू कल्चर जो होता है उसको हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं। तो ये जनरल टर्म्स हैं, आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उस पर्टिकुलर जो सेल होता है एनिमल का, ये जो टिश्यू है जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हैं, आप उसको ग्लास कंटेनर के अंदर, यानी एक बड़े से कंटेनर के अंदर, लेट्स से कि ये एक ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर आपने वो टिश्यू रख दिया है ताकि वो आसानी से ग्रो करे। ज़ाहिर सी बात है कंटेनर बड़ा होना ज़रूरी है ताकि वो साइज़ जब ऑर्गेनेली का बढ़ेगा तो आपको मसला नहीं होगा, वो आसानी से ग्रो कर सकता है। या ये चीज़ें की जाती हैं कुछ ख़ास सेल्स की, एनिमल टिश्यू वो सेपरेट कर लिया जाए, वो सेपरेट ग्रो करेगा, तो वहाँ से आप इजीली स्टडी कर सकते हैं कि किस किस्म की एबनॉर्मेलिटी हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कैंसर के लिए। तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, यानी या तो एक हेल्दी टिश्यू को आप सेपरेट ग्रो करा सकते हैं अगर आप उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं, या फिर एक पेशेंट के डिज़ीज़ टिश्यू, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से है या कैंसर की वजह से है, उस डिजीज़्ड टिश्यू को आप सेपरेट करके ग्रो करवा सकते हैं और वहाँ पर आप उसकी सारी स्टेजेस जो हैं ग्रोथ की और उसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टेजेस हैं वो सारी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू कल्चर। इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन साइड बाय साइड मेडिसिन्स और मेडिकल स्टडीज़ के अंदर भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड्स के मिक्सर को यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे पास एक मिक्सर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन्स भी हैं, यहाँ पर जो है ना डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है। और इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन्स हैं और वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, प्लस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। लेट्स से कि 2 to 3 टाइप की प्रोटीन और 2 to 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स इस मिक्सर के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और 3 डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हर एक को मैं अलग कर लूँ और मेरे पास 6 मैं कहती हूँ कि सैंपल बन जाएँ, ये 3 प्रोटीन के और ये कार्बोहाइड्रेट्स के। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी करूँगी, ठीक है। सो इस तरह से हम ये कहते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर में से कोई ख़ास कंपोनेंट अपना सेपरेट करना चाहते हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड है, पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, आप आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत आसान तरीका है, हम ज़्यादातर लैब के अंदर भी यही करते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी यही चीज़ की जाती है, क्योंकि यही पॉसिबल होता है लैब स्केल पर। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज़ होती है जो कि सेलुलोज फ़िल्टर पेपर होता है, जी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेशनरी फेज़ है, ये सेलुलोज फ़िल्टर पेपर। और इसके साथ ही मोबाइल फेज़ होती है, ये नीचे जिसके अंदर सारा मीडियम मौजूद होता है, ठीक है। सो ऐसा करते हैं हम कि जो मोबाइल फ़ेज़ होती है ना, उसके अंदर हम मिक्सचर ऐड कर देते हैं डिफरेंट। यही जो मिक्सचर मैंने सेपरेट करना है ना, ये मिक्सचर सारे का सारा मैं कहाँ ऐड करूँगी, मोबाइल फ़िल्म के अंदर, यानी यहाँ पे मैं सारा इसको बीकर के अंदर डाल दूँगी। फिर ऊपर ये जो सॉल्वेंट पेपर है ये इसके साथ लगा दूँगी और यहाँ पर मैंने जो है ना एक थिन लाइन लगा देनी है कि इस लाइन तक आखिरी हद होगी, ठीक है। और इस तक जितने भी डॉट्स चढ़ जाएंगे ना, तो बस फिर मैंने ना इसको सेपरेट कर देना है। यानी लेकिन होता क्या है कि इस डॉट से थोड़ा-सा नीचे की तरफ जब सॉल्यूशन चढ़ जाएगा, तो फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ना वो बंद कर देनी है। तो होता ये है कि ये जो क्रोमैटोग्राफिक पेपर है ना, ये वर्क करता है कैपिलरी एक्शन पर। कैपिलरी एक्शन आप जो है ना प्लांट्स में ज़्यादातर पढ़ते हैं, मैट्रिक में भी शायद आपने गालिबन इसका ज़िक्र किया हो। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। यानी एक ट्यूब से गुजर के वो हाई से लो कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वाटर क्या होता है कि सॉइल में बहुत ज़्यादा है और प्लांट में कम है, तो वाटर सॉइल से प्लांट की तरफ जाता है। तो ये कैपिलरी एक्शन होता है, यानी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब सोल्यूशन जो मैं सेपरेट करना चाहती थी, ये वाला जो सोल्यूशन था वो सारा मैंने इधर मोबाइल फेज़ में डाल दिया नीचे, और एक खाली पेपर जो कि वाइट कलर का था उसके ऊपर एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करके और मैंने उसको हैंग कर दिया। अब वो इस तरह से
कि दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, एक ऊपर वाली जो ऊपर वाली हद है, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ तक या इसके करीब करीब सोल्यूशन पहुँचेगा तो मैंने इस प्रोसेस को स्टॉप करवा देना है। और नीचे मेरी होगी एक लाइन बिल्कुल पेपर के करीब, उसको मैं बेसमेंट लाइन का नाम दूंगी, यानी ये यहाँ से स्टार्ट मैं काउंट करूँगी। लेट से अगर मैं थोड़ा इसको नीट करूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास अगर ये एक पेपर है, ठीक है, तो इस पर मैं दो लाइंस लगाऊंगी। एक ये वाली लाइन होगी, ये तो मेरी एक फ़ाइनल हद है कि इसके करीब करीब जब सोल्यूशन पहुंचेगा तो मैंने इसको स्टॉप करवा देना है प्रोसेस को और पेपर को निकाल लेना है, ताकि मैं काउंट कर सकूं कि कितना चीज़ें जो है ना वो ट्रैवल कर गई हैं। और एक ये बेसमेंट लाइन है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं काउंट करना शुरू करूँगी, यानी काउंटिंग जो है वो यहाँ से यहाँ के दरमियान होगी, ठीक है। ये एक आप स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको अंदर डाल दिया, लिड ऊपर से बंद कर दी ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, पूरी रात के लिए इसको छोड़ दिया। जब मैंने देखा ज़्यादातर ये होता है कि 5 से 6 घंटे के बाद ये तकरीबन ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है येलो वाली, इससे नीचे तकरीबन जो है ना ये सॉल्वेंट फ्रंट तक ये पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो अपने साइज़ और अपने डेंसिटी की बेस पर ट्रैवल करता है। तो जो लाइट वेट वाले होते हैं वो बहुत ऊपर ऊपर आपको मिलते हैं, ऊपर लाइट वेट के छोटे, ठीक है। ऊपर कौन से होंगे, ऊपर मौजूद होगा स्मॉल प्लस हम कहते हैं कि लेस डेंस, ठीक है, लेस डेंस जो है ना ये मौजूद होगा। और नीचे क्या होगा, नीचे मौजूद होगा लार्ज प्लस डेंस स्ट्रक्चर। अब ये जब मैं यहाँ से ये डिफरेंट मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस पेपर को मैं यहाँ से निकाल लूँगी और मेरे पास एक रेफरेंस पेपर होगा जिसके ऊपर डॉट्स लगे हुए होंगे और डेंसिटीज़ भी लिखी होंगी। तो ये वाली शेप जो है मैं डिफरेंट पेपर्स के साथ कंपेयर करूँगी, ये वाली शेप जिसके साथ मैच कर जाएगी, अब उसके साथ मैंने कंपैरिजन करना है अपने पेपर का। तो मैं ये देखूँगी कि सबसे ऊपर ये जो लाइट डॉट पड़ा हुआ है यहाँ पे वो किस चीज़ का है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू भी, साइज़ भी लिखा हुआ होगा, डेंसिटी भी लिखी होगी और ये भी लिखा होगा कि ये कौन सी प्रोटीन या कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली जो यहाँ पर सेंटर में हैवी मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, कि ये जो सेंटर वाला हैवी मॉलिक्यूल है, ये रेड वाला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी मैं वहाँ पे देख लूँगी। ये ब्लैक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी मैं वहाँ पे देख लूँगी। यानी जो रेफरेंस पेपर होगा, उस रेफरेंस पेपर के ऊपर आपको डिफरेंट साइज़, डिफरेंट डेंसिटीज़ और कंपोनेंट की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी का जो वर्किंग है बहुत आसान सी होती है। आपने वही सोल्यूशन डाला है यहाँ पर, ऊपर से लिड को बंद कर दिया इसमें पेपर डालने के बाद, और फिर कुछ घंटों तक देखा सोल्यूशन। जब आपके पास इस तरह का पैटर्न आ गया, आपने इसको निकाल लिया, डिफरेंस रेफरेंस पेपर के साथ देख लिया, एक के साथ लेट से कि ये मैच कर गया है सारा पैटर्न, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न मैच कर गया। इन दोनों को अब आप कंपेयर करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल है, उसकी डेंसिटी और साइज़ क्या है। वो कोई लेट से वो हम कहते हैं कि ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज वो है जिसका साइज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि एक जो ड्रॉपलेट है ये ग्लूकोज का, इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें कितने कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं और इनका साइज़ वगैरह क्या है। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोसीजर है जो यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं या जितनी भी हम बात करते हैं सेल की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो ये जो आपके पास एक पैटर्न आया है ना, इस पूरे पैटर्न को, इस पेपर को आप नाम क्या देते हैं, क्रोमेटोग्राम का, ठीक है। इसको आप नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का। क्रोमा का मतलब है कलर और ग्राम का मतलब ये एक पैटर्न ही होता है। सो क्रोमेटोग्राम क्या होगा कि एक कलर्ड पैटर्न है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये लेक्चर का पार्ट 1 है जिसमें हमने हाफ टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। सबसे पहले सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जिसके दो पार्ट थे, होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन, टिश्यू कल्चर और क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया है, ठीक है। इससे बाद भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह लेक्चर का जो सेकंड लेक्चर है, जो लेक्चर पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको साथ में शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जो बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑल्सो राइट देयर मैकेनिज्म। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑल्सो राइट देयर मैकेनिज्म। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको आता है और वो क्वेश्चन ये होता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया है, यानी सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, चार्ज एंड शेप और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बेस पे स्पीड पे जब हाई स्पीड पे स्पिन करवाया जाता है तो आपके पास एक डिफरेंट मिक्सर बन जाता है और वो आप डेंसिटी या साइज़ या इनकी चीज़ों की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल था जो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर इसके बाद यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, या यूँ भी आ सकता है, व्हाट इज़ स्टेनिंग, डिस्क्राइब इट्स टू टाइप्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग, define micro dissections, define tissue culture technique, write its application in plants and animals। या यूँ भी आ सकता है, what is tissue culture technique, give its applications, write a brief note on paper chromatography, एक्सप्लेन बोथ फेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। या ये जो भी आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन बोथ फेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी ये स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फ़ेज़ की बात हो रही है। तो ये क्रोमेटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली टेक्निक्स आती हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छी तरह से याद रखनी है। ऊपर ये जो नेक्स्ट पेज पर ये जो राइबोसोम्स वाला है ना, ये आपसे MCQ में पूछे जा सकता है। ठीक है, या आपसे कोई वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कोई स्मॉल कंपोनेंट्स मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो क्या उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो ऑब्वियसली वो नॉन एडिटिव होगा, उसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उसके यूनिट्स कंबाइन कर जाएंगे, तो आप उनको एक दफ़ा ही काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेवर्ट बर्ज की कम हो जाएगी। ये चेंजेस हैं जो आपको यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। ठीक है, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल इस लेक्चर का पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें बाकी की जो टेक्निक्स है वो आपको समझाई गई हैं। सो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, wish you all the very best and very good luck.